तो ज्योग्राफी जो बच्चे क्लास 12 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन सब के लिए इंपॉर्टेंट अपडेट है कि उनका जो सिलेबस है, न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस में से किन किन टॉपिक को हटाया गया है और किन किन टॉपिक को आपको पढ़ के जाना है। आपका जो क्वेश्चन जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग सेट हो रहा है वो किन बच्चों को मिलेगा और ओल्ड सिलेबस का जो क्वेश्चन सेट हो रहा है वो किन बच्चों को मिलेगा, और जो वेटेज है, टॉपिक्स है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे और कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग, वो कितने मार्क्स के हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम लोग जो भी ऑब्जेक्टिव इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यू, लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चन है, मैथ क्वेश्चंस हैं, उन सब का सॉल्यूशन लेके आ रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, लॉन्ग क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव और जो मैथ बेस्ड क्वेश्चन है, मैचिंग है, उन सब का इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं? वेलकम टू योर KK4 एनालिसिस स्टडी। मैं KK सर आपके लिए वीडियो लेके आ रहा हूँ। इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप अच्छे मार्क्स से पास करेंगे, अच्छा परसेंटेज स्कोर करेंगे। चलते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना है, ये आपका न्यू सिलेबस है, ओके, और ये आपका ओल्ड सिलेबस है, ओके। इसमें क्या है, 20 लेसन थे, अब क्या हो गए, 16 लेसन हो गए, मतलब पहले से कम हो गया है। ये आपका TMA 40% था और यहाँ पे TMA 40% था, यहाँ 12 लेसन था, यहाँ पे 9 लेसन था। तो आपको सिर्फ TMA को छोड़ देना है अभी थ्योरी के एग्जाम के लिए, आपको सिर्फ ये पढ़ के जाना है। फटाफट आप लोग देख लीजिएगा, ये आप लोगों को नहीं पढ़ना है फ्रेंड, इसको भूल जाइए। जो बच्चे 2023-24 में फर्स्ट टाइम क्लास 12 दे रहे हैं उनको इसी बेस पे क्वेश्चन आएगा 100%, क्योंकि हिंदी के एग्जाम में अपडेट निकल के आ गया है कि फाइनली जो बच्चे नए हैं, फ्रेश हैं, वो उनका न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग उनको क्वेश्चन मिल रहा है। जो बच्चे 2023 और 24 से पहले अप्लाई किए थे उनके लिए ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग आएगा। तो आप लोग प्लीज देख लीजिएगा कि आप किस साल में अप्लाई किए थे, ओके। यहाँ पे आपको अपडेट है न्यू सिलेबस और ओल्ड सिलेबस के अकॉर्डिंग। न्यू सिलेबस का क्वेश्चन उन्हीं को मिलेगा जो स्ट्रीम 1 ब्लॉक 1 अप्रैल 2024 में अपीयर हो रहे हैं, फर्स्ट टाइम अप्लाई किए हैं। और 3 मार्क्स का थ्योरी होगा, क्लियर। इसमें से थ्योरी आपका 64 मार्क्स का रहेगा और TMA रहेगा 16 मार्क्स का। TMA यानी ट्विटर मार्क असाइनमेंट, इंटरनल असेसमेंट भी बोलते हैं इसको। तो आपको मिनिमम थ्योरी में 21 मार्क्स लेके आना ताकि आप पास कर जाइए, ओके। और वो कंडीशन क्या होगा, अगर आप TMA में 5 मार्क्स आप लेके आते हैं तो आपको 21 पे पास हो जाइएगा। बट इन केस अगर आप एब्सेंट हो जाते हैं TMA में, या फिर अपलोड नहीं कर पाते हैं, या फिर 0 मार्क्स आता है, तो आपको 26 नंबर यानी 26 मार्क्स आपको रिक्वायर्ड है थ्योरी में पास होने के लिए। बात आती है प्रैक्टिकल में। प्रैक्टिकल 20 मार्क्स का होगा, 20 में से आपको मिनिमम 7 मार्क्स लेके आना है पास करने के लिए। और ये 7 मार्क्स और ये थ्योरी का मार्क्स, TMA का मार्क्स मिला के एग्रीगेट क्या होना चाहिए, 33 नंबर आना चाहिए, ओके। अगर आप TMA में एब्सेंट हो गए हैं, TMA में नंबर 0 है, तो आपको थ्योरी में पास करना है 26 नंबर और ये 7 नंबर मिला के 33 नंबर हो जाएगा। तो सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग आप पास कर जाइएगा, ओके। अब हम बात करते हैं टॉपिक वाइज जो वेटेज है, कंटेंट्स का जो भी यूनिट्स है। तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है 10 मार्क्स का क्वेश्चन किससे आ रहा है। तो ये टॉपिक है, इसको आप स्टडी करो। ये 10 मार्क्स का है डायनेमिक्स ऑफ एटमॉस्फेयर, 10 मार्क्स का ये है फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, तो इस तरह से आप लोग इसको मार्क्स को देखते हुए स्टडी करना शुरू कर दो, ओके। मैं सॉल्यूशन लेके आ रहा हूँ, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का है वो तो हम लोग देखेंगे, बट उसके बाद भी अगर टाइम मिलता है तो आप लोग इंपॉर्टेंट जो कुछ टॉपिक्स है उसका स्टडी कर लो। अब क्वेश्चंस का डिजाइन क्या होगा, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस 1 मार्क्स के होंगे, 16 क्वेश्चन यानी 16 मार्क्स आपको मिल गया, वेरी गुड सर। 2 मार्क्स के आएंगे 10 क्वेश्चंस, वेरी गुड सर। 20 मार्क्स तो आप तो इसी में पास कर गए भाई। तो आप लोग ध्यान रखना, तो ऑब्जेक्टिव और ये दोनों का सॉल्यूशन मैं लेके आ रहा हूँ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनआईएस बोर्ड ने दिया है, क्योंकि इस पर आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो मैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन दे रहा हूँ उसको याद कर लेना, उसी से क्वेश्चन आएगा, ओके। लॉन्ग आंसर आपको 1 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, शॉर्ट आंसर रहेगा 3 क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, मैप बेस्ड क्वेश्चन रहेगा 2 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, वेरी शॉर्ट आंसर रहेगा 8 क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स का, ओके। इस तरह से आप लोग को देख लेना है और टोटल 46 क्वेश्चन आएगा। तो डरने की बात नहीं है, आप 100% पास करोगे, क्लियर। अब हम चलते हैं, जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, लॉन्ग क्वेश्चन है, वेरी शॉर्ट, जो आपका फिगर बेस्ड है, मैप बेस्ड है, उस सब का सॉल्यूशन मैं लेके आया हूं। आप लोग लास्ट तक देखो। चलते हैं स्क्रीन पे और हम लोग सॉल्व करते हैं, ओके स्टूडेंट्स।
तो हम लोग शुरू करते हैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन बाय वन करके। पहला है एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ये आपको 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना रहेगा। और न्यू कोर्स के हिसाब से ये आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आ रहा हूँ। और जो बच्चे 2023-24 फ्रेश एग्जाम दे रहे 12th के लिए, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। तो आपको फटाफट चेक कर लीजिए। एमसीक्यू है, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एमसीक्यू एंड मैचिंग कराया जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है आपको, द फ्लैट टॉप माउंटेन इन द सी इज नोन एज। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? डायोर्स, बीचेस, कोरल रीफ, ट्रेंचेस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपको? डायोर्स। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका आपको डायोर्स क्या होता है? एक प्रकार की समुद्री पर्वत होते हैं जो समुद्र के गहराई से उठकर समुद्र की सतह पर पहुंचते हैं और उनकी जो चोटी होती है वो बिल्कुल फ्लैट होती है। ठीक है, ये डायोर्स होता है। और ये हिंदी में भी आप चेक कर लीजिएगा, समुद्र में चपटी चोटी वाले पर्वत को क्या कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर, which among the following is not a major determinant of ocean temperature? Latitude, revolving of earth, density of water, ocean current। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ। ठीक है, यही आपको जो कि मेजर है, जो कि नहीं करता है। ठीक है, तो रिवॉल्विंग ऑफ अर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, थर्ड क्वेश्चन, द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट इंडिकेटिंग दैट। थर्ड का आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर आप हिंदी में दे सकते हैं, हिंदी में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, द एनर्जी कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ हर्बिवोरस इज बेटर देन कार्निवोरस। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं वो भी सिलेक्ट कर लेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, आइडेंटिफाई द फीचर दैट अलाउज ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव इन द कंडीशन ऑफ देयर हैबिचर। ठीक है, तो इसमें कौन सी विशेषता है जो जीवों को उनके आवास की स्थिति में बाहरी परिस्थितियों में जीवित रहने की अनुमति देता है? तो एडेप्शन। आदमी क्या होता है ना कि कोई चीज एडेप्ट कर लेता है। ठीक है, तो एडेप्शन इज द करेक्ट आंसर, अनुकूलन। नेक्स्ट आते हैं, फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, द एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर बिटवीन समर एंड विंटर इज क्वाइट लो इन साउदर्न पार्ट ऑफ पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया बिकॉज the sky is generally cloudy, the sun or rays are almost vertical throughout the year, a strong wind flow throughout the years, the adjoining ocean moderate the temperature। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिंदी में भी आप देख लीजिएगा, भारतीय प्रायद्वीप को भाग के दक्षिणी हिस्से में आप पढ़ लीजिएगा उसको। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर, द एडजॉइनिंग ओशियन मॉडरेट द टेम्परेचर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसीव रेनफॉल ड्यू टू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस? तो कर्नाटका है, उत्तराखंड है, केरला है, पंजाब। तो निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिमी प्रवृत्तियों के कारण वर्षा प्राप्त करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब। ओके, पंजाब याद कर लीजिए, केरल नहीं होगा, उत्तराखंड नहीं होगा, कर्नाटक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही अपडेट मिलता रहेगा। और हिंदी में पहला चैनल है जो कि आपके हिंदी में भी दे रहा है सॉल्यूशन, क्वेश्चन एंड सॉल्व दोनों। 7th नंबर क्वेश्चन है, मॉनसून रिट्रीट इज मार्क्ड बाय क्लीन स्काई, हाई प्रेशर कंडीशन एट द बे ऑफ बंगाल, रेज इन टेम्परेचर ऑन लैंड। इसमें बोल क्या रहा है, फ्रॉम द अबव गिवन स्टेटमेंट चूज द करेक्ट वन। इसमें से आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड में से कौन सा करेक्ट है? पहला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, या फिर दोनों करेक्ट है, या फिर तीनों करेक्ट है, या फिर सेकंड ही करेक्ट? इसमें आपको सेलेक्ट करना है। तो इसमें ए ऑप्शन है, बी है, सी है, डी है। इसमें बोल रहा है ए ओनली। तो मॉनसून रिट्रीट इज मार्क्ड बाय क्लीन स्काई। मॉनसून के प्रस्थान को इस चरित्रित किया जाता है, तो इसका क्लीन स्काई से इसको चरित्रित करते हैं। ओके, तो आंसर हो जाएगा पहला, ओनली वन, क्लीन स्काई, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, द 8th नंबर क्वेश्चन है, द नेशनल रिवर लिंकेज प्रोग्राम इज बेनिफिशियल बिकॉज इट विल इंक्रीज द एरिया फॉर अंडरग्राउंड वाटर, कैपेबिलिटी ऑफ
एडिशनल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, फ्लड कंट्रोल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसमें बोल राष्ट्रीय नदी संयोजन कार्यक्रम लाभकारी है क्योंकि इसमें से फ्लड कंट्रोल के लिए होता है, कैपेबिलिटी ऑफ एडिशनल हाइडल इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, तो तीनों होगा। डी इज द करेक्ट आंसर, ऑल ऑफ द अबव। क्लियर? हिंदी मीडियम वाले हिंदी में देख लेंगे। के फॉर एमएस स्टडी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 9th नंबर क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डजंट रिफ्लेक्ट द एस्टिमेटेड वाटर यूटिलाइजेशन पैटर्न ऑफ इंडिया इन 2050? इसमें लार्जेस्ट पार्ट ऑफ वाटर इज यूज्ड इन एग्रीकल्चर, तो आप ऑप्शन देख लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी इज द करेक्ट आंसर। देयर इज ए डिक्लाइनिंग ट्रेंड इन यूटिलाइजेशन इन एनर्जी सेक्टर। ओके, ऊर्जा क्षेत्र में उपयोग में गिरावट की प्रवृत्ति। ओके, द करेक्ट आंसर 2050 तक। 10th नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द कॉज फॉर इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ इरिगेशन। कॉज सिमिलर इन रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, सर्टेन गैप इन रेनफॉल रीजन, growing demand of water for commercial crops, static cropping pattern। इसमें पूछ क्या रहा है? जल सिंचाई की मांग में बढ़ोतरी के कारण को पहचान करें। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, ग्रोइंग द डिमांड ऑफ वाटर फॉर कमर्शियल क्रॉप्स। इसका आंसर, इसका बढ़ोतरी का पहचान होगा। ओके, नेक्स्ट आते हैं 11th नंबर, द इनलैंड वाटरवेज इन इंडिया आर नॉट डेवलप्ड फुल्ली बिकॉज diversion of water of river for irrigation, perennial rivers, absence of bridge and waterfalls, no competition with rail and road transport। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए इज द करेक्ट आंसर, डाइवर्जन ऑफ वाटर ऑफ रिवर फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए नदियों के पानी का पलायन। 12th नंबर है, नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी आर एनर्जी ऑफ फ्यूचर बिकॉज technology for its utilization are easy, everyone can use this energy, presently their sources are limited, these are renewable and pollution free। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? these are renewable and pollution free। ये नॉन कन्वेंशनल होगा। ओके, 30 नंबर, हु इंट्रोड्यूस द कांसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। कौन इंट्रोड्यूस किए थे ह्यूमन डेवलपमेंट का कांसेप्ट? ये आपको बी इज द करेक्ट आंसर, महबूब अल हक। ये पाकिस्तान के थे। मानव विकास की धारणा किसने पेश की? यहाँ एक्सप्लेनेशन है, ये 1970 में इन्होंने किया था, आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। याद रखिएगा, महबूब हक, महबूब हक। तो वर्ड माल्थस नहीं होंगे, पॉल एस्टेन नहीं होंगे, अमर्त्य सेन। ये दो एशियन कंट्री के हैं, तो उसमें से आप ध्यान रखिए, महबूब हक याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, अपार्ट फ्रॉम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर इज नॉट यूज्ड इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर्स, ए इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन आप बाकी देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, एग्जाम में आपको आएगा 100%। ध्यान रखिएगा, इस बार न्यू सिलेबस चेंज हुआ है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग प्लीज ध्यान से स्टडी कर लीजिएगा। एग्जाम के पहले भी स्टडी कर सकते हैं, एग्जाम के 2 दिन पहले, तो भी आपको अच्छा एग्जाम जाएगा। According to Human Development Index ranking, India is placed in which category? यानी HDI Human Development Index ranking में इंडिया प्लेस इन विच कैटेगरी? वेरी हाई, हाई, मीडियम, लो। सी करेक्ट, मीडियम हो जाएगा। वेरी हाई तो होगा नहीं, हाई भी, लो होगा नहीं, मीडियम में। करेक्ट आंसर याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट 21 और 22 का इंडियाज जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स GDI क्या था? GDI जेंडर इन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.849। बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, 0.849। एक्चुअली 0 से 1 तक का वैल्यू होता है, तो काफी अच्छा, 0 भी नहीं है और बिल्कुल 1 के आसपास ही है, काफी हाई हुआ। इसके बाद ये, इसके बाद ये 849 एवरेज है, मतलब ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 0.849। तो ये बोल क्या रहा है? जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स भारतीय स्त्री और पुरुषों के बीच समानता को मापता है। ओके, तो GDI क्या होता है? समझ में आ गया?
इससे 0 और 1 से हम लोग इसका मेजरमेंट है, ठीक। तो हमारा जो यूडीआई है 0.849 है। इसका मतलब है कि भारत में स्त्री और पुरुष के बीच समानता की स्थिति संचित नहीं है, लेकिन कुछ सुधार किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर, आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट नीड टू बी स्ट्रेंथ इन द कंट्री, reduce the population in the country, improve the condition of physical infrastructure in the country, improve the literacy and gross enrollment ratio, ensure the food security in the country। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, इंप्रूव द लिटरेसी एंड ग्रॉस एनरोलमेंट। देखो, कोई भी आइडेंटिफाई द फैक्टर दैट नीड्स टू बी स्ट्रेंथेंड इन द कंट्री, मतलब ऐसा कोई फैक्टर बताइए जो कंट्री को स्ट्रेंथ दे। तो पॉपुलेशन से तो भैया कुछ नहीं होने वाला है, सिर्फ फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कर दिएगा उससे कुछ नहीं होने वाला है, जब तक एजुकेशन नहीं होगा, लिटरेसी ऐसे आप याद रखते हैं। ओके, तो 17 क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट हम आते हैं हिंदी वाले, प्लीज आप लोग हिंदी में चेक कर लीजिएगा, मैं पीडीएफ दे दूंगा। अब आते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, एज पर द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स ऑफ State of India for the year 2021, which of the following state is above the national average? कौन सा स्टेट के बारे में पूछ रहा है? सिक्किम है, झारखंड है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है। तो ह्यूमन डेवलपिंग इंडेक्स स्टेटस में जो है किसी कौन सा above the national average, तो ये सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, सिक्किम इज द करेक्ट आंसर, याद रख लीजिएगा इसको आप। यहाँ पे हिंदी में दिया हुआ है, भारत के राज्यों के मानव विकास सूचकांक के अनुसार 2021 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य राष्ट्रीय औसत से ऊपर है? सिक्किम, याद रखिएगा, झारखंड, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 19 नंबर, इसमें दिया हुआ ए दिया हुआ है। ए में क्या बोल रहा है? इंडिया हैज इम्प्रूव इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI सिंस 1990s। और आर में दिया हुआ है, नॉट अ सिंगल स्टेट इन द कंट्री आर इन द कैटेगरी ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट। इसमें से ए बी सी डी ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से बोलना है कि ए सही है या फिर आर सही है या फिर दोनों सही है। यहाँ पे लिखा हुआ है बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। एक एक्सेप्शन एंड रीजन की तरह क्वेश्चन है, थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा क्योंकि एनालिसिस भी कभी कभी चौंका देता है। इसमें से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर एक्सप्लेन ए। आर क्या कर रहा है? आर जो पॉइंट है ये एक्सप्लेन कर रहा है किसको? ए को, ये ध्यान रखिएगा। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू। ये जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है, इंडिया हैज इंप्रूव इट्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स स्कोर सिंस 1990। एंटी से स्टार्ट हो गया इसका, HDI इसका इंप्रूव करने लगा, ये सही करेक्ट है। और नॉट अ सिंगल स्टेट इन द कंट्री आर इन द कैटेगरी ऑफ लो ह्यूमन डेवलपमेंट। ओके, समझ में आ गया? दोनों सही है, बट ये वाला जो पॉइंट आर है ये एक्सप्लेन कर रहा है ए को भी, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी रॉन्ग आंसर। समझ में आ गया दोस्त? नेक्स्ट आते हैं 19, इसमें भी क्या है, ये भी एक क्वेश्चन और है एक और, इसमें से आपको एक एक मार्क्स का है। ए में दिया हुआ है 1990 में भारत ने अपना मानव विकास सूचकांक, जो हिंदी में दिया हुआ, सॉरी हिंदी में मैं ट्रांसलेट, हिंदी में ये क्वेश्चन है, आप लोग हिंदी वाले हिंदी देख लेंगे। किस नंबर पे आते हैं इसमें? देख भाई, इसमें बोल क्या रहा है? ए पॉइंट दिया हुआ है, इंडिया हैज टू वर्क वेरी हार्ड टू बी प्लेस्ड अमंग द टॉप कंट्रीज इन द मीडियम ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरी। और आर पॉइंट क्या बोल रहा है? If the present trend continues, it needs minimum 30 years to enter the high human development category। तो HDI आप लोग देख लीजिएगा, काफी HDI के बारे में स्टडी कर लीजिएगा जहाँ भी नोट्स होगा तो, ठीक है? या फिर गूगल में सर्च कर लीजिएगा, HDI के बारे में समझा देने के लिए एक्सप्लेन कर देगा, तो आपको दो क्वेश्चन है बन जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? बी इज द करेक्ट, बोथ ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू है, बट आर डज नॉट एक्सप्लेन है। इसमें जस्ट उल्टा कर दिया, आर एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, मतलब ये जो स्टेटमेंट है, दिस इज स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट आर कर सकते हैं, ये स्टेटमेंट ए है। क्लियर?
इस तरह से आप लोग समझ सकते हैं फ्रेंड, समझ में आ गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। तो हिंदी वाले हिंदी में चेक कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब ये मैचिंग बता रहा है, मैचिंग है 21 क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। ये आपका इवेंट है। ओके, ये साल दिया हुआ है और आपको मैच करना है। यहाँ पे ए है, बी है, सी एंड डी। यहाँ पे आपको 6 पॉइंट है, 6 में से 4 को मैच कराना है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप देख लो, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन इन्वायरमेंट कब हुआ था। इसका आंसर हो जाएगा सी। आप याद रख लेना, ए का 2, ए का 2 से मैच करा दीजिए, और आपका बी का 3 से। अर्थ समिट 2012 में हुआ था। फिर उसके बाद आपका सी नंबर है वो फर्स्ट है, सी नंबर फर्स्ट से मैच करा दीजिए। और ये डी नंबर है वो आपका हो जाएगा थर्ड, डी नंबर थर्ड। और एक सेकेंड, ये जो आपका बी नंबर है, बी नंबर क्या हो जाएगा, 4 नंबर पे, सॉरी बी नंबर 4 पे होगा 1992 में। क्लियर। और डी नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। ओके, ये मैच कर लीजिएगा। तो ये याद करने की चीजें जो आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आते हैं, हिंदी वाले हिंदी में देख लेंगे। 22 नंबर, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड अंडर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, यानी एमडीजी, मिलेनियम एमडीजी। ये भी टॉपिक आप पढ़ लेना, टॉपिक आप लोग गूगल पे सर्च कर लेना, बुक नहीं है तो ओके पढ़ लेना, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये सब। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अचीव्ड। ओके, तो reduction in poverty from the level of 1990s under goal 1, increase in maternal mortality since 2000, increase in enrollment in developing region especially sub-Saharan Africa, improve in service like access to drinking water worldwide. करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द करेक्ट आंसर। इंक्रीज इन मैटरनल मोर्टालिटी सिंस 2000, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। ओके, हिंदी वाले देख लेंगे। 23rd में क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एमडीजी गोल इंडिया हैज नॉट अचीव द टारगेट। तो आंसर क्या है, ए इज द करेक्ट आंसर, रिड्यूस चाइल्ड मोर्टालिटी। ओके, बच्चों की मृत्यु को कम करे। ओके, इसी कैटेगरी में बोल के निम्नलिखित में से किस ईस्वी सही विकास लक्ष्य में भारत ने लक्ष्य को हासिल नहीं किया। तो ये बच्चों की मृत्यु दर बिल्कुल कम नहीं हो रही है। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आते हैं 24th नंबर, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस बिटवीन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स एमडीजी एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स एसडीजी। ये भाई एमडीजी याद कर लेना और एसडीजी भी समझ लेना। क्लियर, आपको हेल्प हो जाएगा। अगर ये क्वेश्चन नहीं पूछा तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, आप ध्यान रखिएगा। तो इसका जो सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, इसमें जो भी पॉइंट्स मेन पॉइंट्स है वो लो आप लोग प्लीज जाके थोरली पढ़ लीजिएगा। ओके, नेट से, बुक से, यूट्यूब से, कहीं से भी, तो आपको ये आसान रहेगा पढ़ने में। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर। एमडीजी वेयर इन evolved after long and extensive consulting including 70 open working group, and while SDG were drawn with group of expert at UN headquarter। क्लियर। मिलियन विकास लक्ष्यों और अस्थायी विकास लक्ष्यों के बीच निम्नलिखित में गलत विशेष की पहचान करें। ओके, तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर क्वेश्चन है, स्टडी द मैप केयरफुली एंड आंसर मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो आपको 17, 17, 18, 19, 20 क्वेश्चन जो मिलेगा एनआईओस में, ये आपको मैप दिया रहेगा, उसी को देख के मैप को भी स्टडी कर लीजिएगा, मैप परचेज कर लीजिएगा, गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा। स्टडी द मैप केयरफुली एंड आंसर मैप बेस्ड क्वेश्चन। तो ये आपको क्वेश्चन, ये मैप है वर्ल्ड का, यहाँ पे ये बी है, ये डी है, ये ए, सी है, इसको पहचानना है। उसमें क्या बोल रहा है, आइडेंटिफाई द ओशियन करेंट्स मार्क्ड एज ए ओशियन करंट।
मार्क्ड एज ए कौन सा इसमें ओशियन है? ये आपको कैनेडी, वेनेजुला, पुर्सोई, ओके। तो ये आपके पास चार ऑप्शन है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये जो ए मार्क किया गया है, ए नंबर क्या है? यहाँ पे ए नंबर मार्क किया गया है, ये क्या है? वेनेजुला, ये करेक्ट आंसर। मैं लिख देता हूँ। ओके, ये आपका ओशियन करंट का मार्किंग किया हुआ है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ए चिन्हित हिंदी मीडियम है। 26 नंबर पे वही क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ओशियन करंट मार्क एज बी। अब इसमें जो बी मार्क किया हुआ ये क्या है? इसमें से कौन सा है? 1 2 3 4 में से कौन सा है? पेरू, कैलिफोर्निया, गल्फ स्ट्रीम, कैनेडी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द करेक्ट आंसर, गल्फ स्ट्रीम। ये पॉइंट क्या है? गल्फ स्ट्रीम, तो आप लोग याद कीजिएगा फ्रेंड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 27, आइडेंटिफाइड द एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट बायोम मार्क्ड एज सी। सी जो मार्किंग किया हुआ है, ये सी पार्ट, ये वाला पार्ट, इसको इसको हम लोग बोलते क्या है? सी, सी कहा गया ये। तो आपका ए इज द करेक्ट आंसर, कॉन्गो बेसिन। क्लियर? याद रख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द ट्रॉपिकल बायोम मार्क्ड एज डी। डी जो मार्किंग किया हुआ है, ये क्या है? डी, ये इसको बोलते हैं डी को, यहाँ पे मार्किंग किया हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर, अटलांटिक फॉरेस्ट ब्राजील। ओके, तो ये क्या हो गया? अटलांटिक के डी के बारे में बोल रहा है। ओके, तो ये इस तरह से आपका मैचिंग आप कराने में इजी रहेगा। तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल याद कर लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन सेम टू सेम आ जाए। ओके ओके, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब ये जो हमारा सेक्शन है, फिल अप द ब्लैंक्स है। ओके, तो बी केयरफुल। तो 29 नंबर क्वेश्चन है, आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग। कोई दो क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, एप्रोप्रिएट वर्ड में 1 मार्क्स का है। वाटर इंटर्स द स्मॉल स्पेयर स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स इन सॉइल रॉक्स डैश डैश थ्रू प्रोसेस। तो आंसर क्या हो जाएगा? इनफिल्ट्रेशन हो जाएगा। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा। डैश डैश इज टर्म एज द स्टडी ऑफ द फ्लो ऑफ एक्विफर्स। यहाँ पे हाइड्रोलॉजी लिख दीजिएगा। ओके, दिस इज द करेक्ट आंसर, आप लोग उसमें अपडेट कर दीजिएगा। द अंडर वाटर माउंटेन फॉर्म बाई प्लेट टेक्टोनिक्स इज नोन एज। तो रिज इज द करेक्ट आंसर, आप यहाँ पे लिख दीजिएगा रिज करेक्ट आंसर। तो ये याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। द ओशियन सैलिनिटी इज डिटरमाइंड बाई इवेपोरेशन, टेम्परेचर, डैश डैश प्रिसिपिटेशन, एंड इनफ्लक्स ऑफ फ्रेश वाटर। तो यहाँ पे हो जाएगा ओशियन, ओशियन करंट यहाँ लिख दीजिएगा। दिस इज द करेक्ट आंसर, नोट डाउन कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। ये हिंदी में है, निम्नलिखित में से किसी दो प्रश्न को, ये है हिंदी में, आप जो बच्चे हिंदी वाले हैं प्लीज हिंदी में आप सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक, हिंदी में आंसर भी दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है? 30 नंबर क्वेश्चन है, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुल। यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ दिया रहेगा एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। एक तो आपको यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, 1 और 2 वर्ड्स, मतलब ज्यादा नहीं, 1 वर्ड या 2 वर्ड में दे सकते हैं। सिंपली 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन है, ए एंड बी। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा, ये काफी इजी है, इसमें आप 100% स्कोर कर सकते हैं। ओके, 2 में 2 आ जाएगा, तो यहाँ पैराग्राफ दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड द लेस रेनफॉल इन कर्नाटका। तो ये आपको न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग, ये ध्यान रखिएगा, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इस बार आपके लिए ऑप्शन है कि क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? रेन शैडो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको पैराग्राफ को पढ़ लीजिएगा, इसमें ही कहीं पे आंसर लिखा हुआ है।
आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बी नंबर, आइडेंटिफाई द ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून कॉजिंग हेवी रेन्स ऑन द वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो इसका अरबियन सी ब्रांच है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, अरबियन सी ब्रांच ऑफ साउथ वेस्ट मानसून स्ट्राइक्स द वेस्ट कोस्ट। तो ये यहाँ पे आप आंसर यहाँ पे दिया हुआ है इसका, पढ़ के आप दे सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हिंदी में दिया हुआ, हिंदी में आप लोग जो बच्चे हिंदी वाले हैं प्लीज हिंदी में आप डिस्कस कर लीजिएगा। हिंदी में क्वेश्चन और आंसर दोनों है। 31st है, मैच एनी टू करेक्ट कॉम्बिनेशन फ्रॉम कॉलम ए टू कॉलम बी। इसको आपको मैच करना है। ओके, तो वो इसके आपको दिया रहेगा, कॉलम दिया रहेगा यहाँ पे ए बी सी डी, इसमें से इस तरफ 4 क्वेश्चन है, इसको मैच करना है। यहाँ पे 6 ऑप्शन है, 4 करेक्ट है, उसको आप चेकआउट कर लीजिएगा। यहाँ पे ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा, मेजर सोर्स ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, सरफेस वाटर। ओके, सरफेस वाटर। बैलेंस बिटवीन अवेलेबल वाटर एंड वाटर इन यूज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वाटर बजट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ईयर ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल वाटर पॉलिसी, सी का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 6 नंबर 1987। ओके, तो ये आप मैच करा लीजिएगा। यहाँ पे 24% एरिया अंडर इरिगेशन इन 2014 बाय क्या था, कैनल, मतलब कैनल के द्वारा इरिगेशन किया जाता था 2014 तक। ओके, तो ये आंसर है, आप मिला लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, बस 1 और 2 वर्ड में देना है। नेम एनी वन मेथड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। यहाँ पे हमने 4 दिया हुआ ऑप्शन, इसमें से जो आपको कोई एक ही याद रखना है, एनी वन आंसर लिखना है। तो यूज ऑफ वेल, यूज ऑफ हैंड पंप, कोई एक याद कर लो, ये अगर टफ है याद करने में तो कोई एक ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। नेम एनी वन कॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द नीड ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इसका आंसर एनी वन कॉज, कोई एक, इसमें से हमारे पास 3 कॉज है, इसमें से कोई एक याद रख के जाना है। तो यहाँ पे लिख देना इंक्रीजिंग अर्बनाइजेशन, ओके, डिपेंडेंसी ऑन अंडरग्राउंड वाटर, कोई एक याद कर लेना। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सी, नेम ए ट्रेडिशनल मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इन द एरिया ऑफ वाटर स्कार्सिटी। जहाँ पे वाटर की कमी है वहाँ पे ट्रेडिशनली कैसे लिया जाता है, कैसे हार्वेस्टिंग करते हैं, कैसे। क्लियर, तो यहाँ पे आंसर है बॉली, स्टेप वेल इसको बोलते हैं। इसके क्या होता है कि ये डग किया जाता है, गड्ढा करके इसके अंदर स्टेयर बना के अंदर जाके फिर पानी लेके आया जाता है। ओके, पहले के टाइम में ऐसा होता था, अब ऐसा नहीं होता है। ओके, तो इस तरह से। स्टेट द टर्म यूज फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट ऑफ रेन वाटर रिजर्व। कोई ऐसा कोई टर्म यूज करना है जो रेन वाटर रिजर्व करने का मैनेजमेंट इफेक्टिव। तो पोटेंशियल रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ओके, ये आंसर इज करेक्ट आंसर। हिंदी वाले प्लीज हिंदी में पढ़ लेना। बारिश के पानी को एकत्रित करने का कोई एक तरीका का नाम बताएं। हाइको निर्माण है, बारिश को पानी में एकत्रित करने की आवश्यकता के लिए जिम्मेदार कोई कारण का नाम बताएं। बढ़ती शहरी कारण है, एक कोई आंसर दे देना। बावली, जल संकट के क्षेत्र में जल संचय का एक पारंपरिक तरीका का नाम बताएं। तो अगर इंग्लिश समझ नहीं आता है तो आप प्लीज हिंदी में समझ के इंग्लिश में आंसर दे सकते हैं, डोंट वरी। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो हिंदी वाले स्टूडेंट हैं, हिंदी जल्दी समझ में आता है, तो आप उसको इंग्लिश याद रखने में दिक्कत, लिखने में दिक्कत नहीं हुई, याद करने में हिंदी हेल्प करेगा। बारिश के पानी के भंडारण का ये प्रभावी। ठीक, तो ये क्वेश्चन पढ़ लेना। 3 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे, रीड द गिवन पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स। तो ये पैराग्राफ फिर से पढ़ लेना, इसमें भी 2 क्वेश्चन दिया हुआ है और इसलिए ये आपको आंसर इसी में है। ओके, आंसर उठा लेना यहीं से। यहाँ तो क्वेश्चन क्या है, द ड्यूरेशन ऑफ 1980 से 91 विटनेस्ड विच न्यू इनिशिएटिव इन इंडिया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन। ओके, राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिबरलाइजेशन। बी क्या है, नेम द कैटेगरी टू विच मेनी इंपोर्ट आइटम वेयर शिफ्टेड फॉर रिडक्शन इन टेरिफ।
तो ओपन जनरल लाइसेंस याद कीजिएगा, OGL, ओपन जनरल लाइसेंस। नेम द सी क्वेश्चन है, नेम द एक्ट इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग न्यू फॉरेन टेक्नोलॉजी इन इंडिया। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, FEMA। याद रखिएगा, इन विच वे द फिनेंशियल रिसोर्स वेयर एक्सेप्टेड ओवर लोन्स एंड अदर टाइप ऑफ फिनांस प्रिफर्ड वे। ठीक, तो आप लोग प्लीज, हिंदी में लिखा हुआ है, हिंदी में गो हेड हो जाइएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 नंबर। Answer any two of the following question in one or two words. On the basis of the density of railway network, what kind of network is created by level land, fertile soils, and defense for population? Next question है, answer the following question in one or two words. First है, name the place where first international conference on the human environment was organized. कब हुआ था? तो it was organized स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था 1972 में। क्लियर, तो ये आप याद रख सकते हैं कब हुआ था ह्यूमन एनवायरनमेंट वाज ऑर्गेनाइज्ड। सेकंड क्वेश्चन है, इन विच ईयर जनरली यूएन जनरल असेंबली एक्सेप्टेड मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स MDGs। तो इसका करेक्ट आंसर है, द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली accepted the millennium development goals in the year 2000। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप 2000 पे लिख लीजिएगा, याद रखिएगा, UN MDG। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। इंडिकेट एनी वन टारगेट अचीव्ड बाय इंडिया फॉर अचीविंग MDG। ओके, कोई एक टारगेट बताना है। इंडिया मेड सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस इन रिड्यूसिंग पॉवर्टी लेवल बिटवीन 90s टू 2015। पॉवर्टी रिडक्शन। सेकेंड है जेंडर पेरिटी इन इनरोलमेंट, मैटरनल मोर्टेलिटी, डिजीज कंट्रोल। इसमें से कोई एक टारगेट लिख लेते हैं जो अचीव किया गया है। क्लियर, क्लियर। नेक्स्ट आते हैं, आइडेंटिफाई द रीजन ऑफ द वर्ल्ड विच वाज लिस्ट परफॉर्म इन अचीविंग द MDG। कौन सा है रीजन, कौन सा रीजन है ये, विच रीजन इन वर्ल्ड, वर्ल्ड कौन सा है? तो ये आपको सुब सहारा, ये कहाँ पे, अफ्रीका में है। ठीक है, ये आप याद देखिए, सुब सहारा लिस्ट परफॉर्म इन अचीविंग द MDGs। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 नंबर। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन वन और टू वर्ड्स। फाइंड एनी वन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द नेचर ऑफ द गोल्स ऑफ SDG। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक है मोर एकोमोडेटिव, मोर कॉम्प्रिहेंसिव, जेंडर डिग्निटी, एम्फेसिस ऑन एनवायरनमेंट। तो ये आप याद रखिएगा। ओके, हिंदी में भी दिया हुआ है, हिंदी वाले भी बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि ये पहला चैप्टर जो हिंदी में भी आपको आंसर लेके आया है ज्योग्राफी का, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। फाइंड एनी वन प्रोग्राम इनिशिएटिव टू अचीव द SDG इन इंडिया। कोई एक दे देना है, एनी वन प्रोग्राम इनिशिएटिव टू अचीव द SDG। तो नेशनल हेल्थ मिशन, स्वच्छ भारत अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, नेशनल प्रोग्राम ऑफ मिड डे मील जो स्कूल में होता है, मिड डे मील गवर्नमेंट स्कूल में, नेशनल रूरल ड्रिंकिंग वाटर प्रोग्राम, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया। तो डिजिटल इंडिया के बारे में पता है, तो प्रोग्राम इनिशिएट टू अचीव SDG इन इंडिया। तो डिजिटल इंडिया आप लिख सकते हैं अगर याद, क्योंकि ये इजी है याद करना, बहुत सारा हुआ है इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल अप्रोच। तो रीजनल स्टडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी ऑन द बेसिस ऑफ द रीजनल अप्रोच। कोई एक बताना है, आंसर 2 मार्क्स का है। रीजनल स्टडीज, रीजनल प्लानिंग, रीजनल डेवलपमेंट, रीजनल एनालिसिस। तो कहने का मतलब है कि आप अगर 2 पॉइंट लिख दीजिएगा तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, तो आप उसको स्टडी कर दीजिएगा। क्लियर, इंपॉर्टेंट है, हिंदी में भी मैं दे दिया हूँ, तो आप लोग प्लीज याद कर लेना और शेयर कर देना उन दोस्तों को जो ज्योग्राफी एग्जाम देने जा रहे हैं, हिंदी वाले बच्चों। 40 नंबर क्वेश्चन है, हाउ डज मास वेस्टिंग टेक प्लेस। तो मास वेस्टिंग हैपेंस व्हेन रॉक्स एंड सॉइल move down a hill because of gravity. It can be caused by rain, earthquake or human activity। तो ये आप आंसर याद रख सकते हैं क्वेश्चन का, काफी इजी लैंग्वेज में मैं लेके आया हूँ ताकि आप लोग याद हो जाए। ओके,
डिपोजिशन 41 क्वेश्चन है, डिपोजिशन इज consequence of erosion explain. So deposition happens because of erosion. When erosion removes soil and rocks from one place, they carried away by wind, water or ice. Then when the eroding forces slows down or stop, it drop the soil and rocks in the new place causing deposition. हिंदी में आप देख सकते ना, हिंदी में देख के समझ लेना और इंग्लिश में लिख देना। क्लियर? हिंदी और इंग्लिश मिला के दोनों भी लिख सकते हो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ pyrolysis force in wind motion. Explain the role of pyrolysis. तो 42 नंबर क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द रोल ऑफ pyrolysis force in wind motion. Due to rotational movement of the earth, winds are greatly deflected by their original path due to pyrolysis force. The wind starts deflecting to its right in northern hemisphere and to its left in southern hemisphere. Clear? याद कर लीजिएगा, हिंदी में समझ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 नंबर, आइडेंटिफाई द रोल ऑफ ह्यूमन इन क्लाइमेट चेंज। तो फॉसिल फ्यूल, लैंड यूज चेंज, ओके, डिफोरेस्टेशन, ओके, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, ये आपको कोई एक लिख लेना है, ओके, जो आपके ह्यूमन क्लाइमेट में चेंज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 44 नंबर, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेबल द फॉलोइंग। मतलब ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको आपको मैप मिलेगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक का, ओके। तो आपको मैप देगा और मैप में इसको आपको शो करना है। पहला क्वेश्चन है, द साउदर्न मोस्ट रेंज ऑफ नॉर्थर्न माउंटेन। तो ए और बी कौन सा होगा? तो यहाँ पे आपको जैसे ये ए लिखा हुआ है यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे लिख देना है साउदर्न, ओके। बी लिखा हुआ है, ए रिवर फॉलोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, ये क्या है? नॉर्दर्न, और ये है टुवर्ड्स ईस्ट। तो आपको ध्यान रखना है, रिवर फ्लोइंग टुवर्ड्स ईस्ट, बी क्या हो जाएगा? ईस्ट क्या है? ये हो गया नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, ये वेस्ट, ओके। तो बी इज अ, बी हो जाएगा आपको ये नर्मदा रिवर टुवर्ड्स ईस्ट, ओके। ये आपको बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे लिख देना है। जो आप यहाँ पे लिख रहे हो ये वाला पॉइंट, यहाँ बी लिख दोगे और नाम दे दोगे रिवर का, नर्मदा रिवर, और ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पहला जो क्वेश्चन है, ये वाला पहला क्वेश्चन का यहाँ पे शिवालिक रेंज है, इसको आपको ड्रॉ करना है, ये ऐसे करके फिर लिख देना और ए नंबर लिख देना, ए और बी क्वेश्चन का आंसर हो गया और शिवालिक रेंज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या? 45 नंबर, ऑन द गिवन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क करना है एंड लेबल द फॉलोइंग। फर्स्ट क्या है? स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैज 48 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट ये हो जाएगा यहाँ पे महाराष्ट्र, ओके, महाराष्ट्र यहाँ पे लिख देना है। और सेकंड बोल रहा है तमिलनाडु, ये क्या हो जाएगा? स्टेट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैज 29 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो यह हो जाएगा सेकंड तमिलनाडु, ओके। तो ये आप याद कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एक्सप्लेन एनी टू मेजर टू प्रोटेक्ट वाइल्ड लाइफ इन इंडिया। कोई दो आपको मेजर लिखना है, तो ओके। सी है एस्टेब्लिशमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, स्पेशल प्रोग्राम्स लाइक प्रोजेक्ट टाइगर, तो इसको आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा, देख लीजिएगा एक बार, ओके। कोई एक लिखना है, आई थिंक एनी टू मेजर्स लिखना, 2 में लिखना है, एक बी सी डी में से कोई 2 लिख लेना है। नेक्स्ट आते हैं 47 नंबर क्वेश्चन, व्हाई इज देयर अ डिक्लाइन इन सेक्स रेशियो इन इंडिया, एक्सप्लेन एनी टू फैक्टर रिस्पांसिबल फॉर इट। 2 मार्क्स का है, तो एक्सप्लेन 2 फैक्टर्स, ठीक है ना। तो हायर रेट ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी, आपको ये पॉइंट्स याद रखना है, ओके। पॉइंट्स याद रखिएगा तो आपको इतनी मार्क्स मिल जाएगा, फिर उसके अंदर में आप उसको डिफाइन कर दीजिएगा तो अच्छे से मार्क्स मिल जाएगा। तो सेकंड है हाई चाइल्ड
मोर्टेलिटी अमंग फीमेल चिल्ड्रन। ओके, तो इस तरह से आप याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है 14-8 क्वेश्चन, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ गिवन मैप 2 मार्क्स का है। क्वेश्चन पढ़ लेना है। नेम एनी टू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो अरुणाचल प्रदेश है, नागालैंड है, मेघालय है। तो दो स्टेट का नाम बोल रहा है, तो आप दो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड याद रख लीजिएगा, मेघालय भी याद रख लीजिए। वेरी गुड, तो ही लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी टू स्टेट्स ऑफ इंडिया हैविंग लो कंसंट्रेशन ऑफ ट्राइबल पॉपुलेशन। तो पंजाब है, यूपी है, हरियाणा है। क्लियर, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है एंड अबव। क्लियर, इस तरह से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। 49 में क्वेश्चन है describe any two feature of folded mountain, given any two example of folded mountain formed due to folding of crustal rock, folding caused by comprehension, folding caused by folding caused by compressive forces generated by endogenetic forces. Second point है folding caused by compressive force generated by endogenetic forces. Highest and most extensive mountain of the world found in all continent. ओके, तो ये पॉइंट से याद रखिएगा, 3 मार्क्स का है। 50 नंबर क्वेश्चन है plains have influenced the human life in many ways. Explain with any 3 points. Plains hold immense significance in shaping human life due to several reasons. Most fertile soil, improved transport and communication system, favorable climate, डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, सेंटर ऑफ सिविलाइजेशन। तो ये 4 पॉइंट है, 5 पॉइंट है, इसमें से कोई आपको पॉइंट याद रखिएगा, कोई 3 पॉइंट्स को आपको डिफाइन करना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नेम द फैक्टर ऑन विच एटमॉस्फेयर प्रेशर ऑफ एनी प्लेस डिपेंड्स। तो यहाँ पे आंसर है ऑल ऑफ द फैक्टर यू लिस्टेड कैन इंडीड अफेक्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एल्टीट्यूड है, टेम्परेचर है, अर्थ रोटेशन है, वाटर वेपर है। ओके, इस तरह सबको आंसर देना है। 52 क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट, 3 मार्क्स का है, तो आप देख लीजिएगा। एक्सपेक्ट क्या डेफिनेशन, ड्यूरेशन, फैक्टर, प्रेडिक्शन, एग्जांपल, ये आप मैं नोट दे दूंगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे टेलीग्राम में भेज दूंगा KK4 NIOS स्टडी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब करके रखिए, वहां पे मैं दे दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी में भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या, illustrate the consequences of climate change creating threats to humankind। तो इसके आंसर है melting glacier and ice caps, rising sea level, extreme weather, impact on agriculture। तो ये पॉइंट्स है, पॉइंट्स याद रखिएगा। पॉइंट्स में मैं लिखा हूँ आंसर ताकि आपको इजी रहे, और उस पॉइंट्स को मैं डिफाइन भी कर दिया हूँ ताकि आपको आसानी रहे समझने में भी। इम्पैक्ट ऑफ फ्लोरा एंड फौना, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ। ओके, हिंदी में भी दिया हुआ है, तो आप लोगों को मैं आसान कर दिया हूँ। 56 नंबर क्वेश्चन डिफरेंस बिटवीन हिमालय रिवर एंड पेनिसुलर रिवर। तो ये 3 मार्क्स का है, ये भी डिफरेंस याद कर लीजिएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द 3 रेंजेस ऑफ हिमालयास। द ग्रेट हिमालयास है, द मिडिल हिमालयास है, द आउटर हिमालयास है। तो पॉइंट्स है, याद कर लीजिएगा। यहाँ पे लोकेशन, हाइट, फीचर्स सब दिया, पर्पस है, पॉइंट बाय पॉइंट लिख दिया हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, हिंदी में भी है। 46 नंबर क्वेश्चन एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया एग्रीकल्चर। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। मैकेनाइजेशन, न्यू टेक्नोलॉजी, राइजिंग ट्रेड एंड एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स, रिसर्च ऑफ कोलैबोरेशन। तो पॉइंट मैं दे दिया हूँ, पॉइंट याद रखिएगा, बाकी याद हो चाहे नहीं हो उसको आप डिफाइन कर दीजिए। ग्लोबल कंपटीशन, इंक्रीज इन कैश क्रॉप डिमांड, ओके, रिड्यूस पॉवर्टी। ओके, तो इस तरह से हिंदी में भी दिया हुआ है, आपको समझ के एक्सप्लेन कीजिएगा। एक्सप्लेन एनी 5 टाइप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी परफॉर्म इन इंडिया। Subsistence farming, shifting agriculture, intensive agriculture, extensive agriculture, commercial agriculture, plantation agriculture, dry land farming, wetland farming, terrace agriculture, mixed and multiple farming, dairy farming। तो जो भी है इसको आप याद कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ओके, हिंदी में दे दिया हूँ। ओके, तो इस तरह से आप 56 क्वेश्चन आई थिंक था, तो आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा फिर। ओके, इसके बाद भी कोई डाउट आ जाएगा तो कमेंट कर सकते हैं, और ये PDF में
टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। कोई भी इश्यू हो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एडमिशन लेना होगा NIS में तो भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, सबसे कम फी में आपका एडमिशन हो जाएगा। ठीक, तो इसको आप पूरी तरह से तैयारी कर लीजिए और जो इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए। मिलते हैं वीडियो में, गुड लक, बाय।